देखो, एक है डेंसर मीडियम और एक है रेयरर मीडियम। ये है नॉर्मल, ऐसे एक लाइट रे आके गिरती है इसके ऊपर, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको जाना था ऐसे सीधे, लेकिन नहीं जा पाएगी। वहाँ पे किधर चली जाएगी, किधर जाएगी, अवे। आर ये वाला होगा, तो आई से बड़ा होगा आर। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है N1 और ये है N2। तो स्नेल्स लॉ क्या लिखूँ मैं इसके लिए, साइन, यानी कि N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ऐसा करके लिखूँ। सही, इतना कर लिया था हमने कल। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते जाएं, कि हम इसे और रे को और इधर से ऐसे बढ़ाते जाएं, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा? बढ़ बढ़ के क्या हो सकता है, उसे कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस। ये यही था डेंसर मीडियम N1 और रेयरर मीडियम ऑफ N2, ये था नॉर्मल। फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री पे निकल जाए, तो ये वाला जो एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है क्या? तो क्रिटिकल एंगल डेंसर टू रेयरर के लिए बन सकता है, रेयरर टू डेंसर के लिए बन सकता है क्या? नहीं, उसमें तो टुवर्ड्स आती है। तो टुवर्ड्स आएगी तो भाई फिर तब तो नहीं बन पाएगा। तो फिर यह अगर ये सीधी पड़ेगा तो सीधा हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एंगल आई सी एट विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बाउंड्री, जो दो सरफेसेस की बाउंड्री से पैरेलल हो जाती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस। आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल। तो इसमें वैल्यू डाल दो, N1 साइन आई सी इज इक्वल टू N2 साइन, क्या लिखूँ, 90। तो साइन आई सी इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो आई सी क्रिटिकल एंगल विल बी साइन इनवर्स N2 बाई N1। ऐसा ये है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, पानी में से कोई लाइट रे एयर में जाए, यहाँ पे था मान लीजिए कोई सोर्स जिससे लाइट निकलती है। ठीक है, उससे लाइट सब डायरेक्शन में जाती है, ऐसे 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 ऐसे। क्या ये देख रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है क्या उधर की तरफ जाते जाते? सही, ऐसे ही इधर की तरफ ऐसे लाइट जाएगी, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल तो कोई ऐसा होता होगा जो आई सी के बराबर हो जाए, उसके बाद लाइट कैसे जाएगी, ऐसे। इधर पड़ा तो ऐसे, अगर ये आई सी हो तो यहाँ से जो लाइट थी वो पहले बाहर निकल रही थी यहाँ, लेकिन क्या यहाँ के लाइट बाहर निकलेगी? नहीं, पैरेलल टू द बाउंड्री हो जाएगी। तो वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, साइन इनवर्स, बताओ क्या, वाटर अपॉन एयर। तो वाटर अपॉन एयर, ऐसा। तो कितना हो गया, साइन इनवर्स 4/3। सही है। हाँ, वही। और चाहोगे तब भी गलत नहीं है। वैसे तो देख लो कि जिसमें जा रही है अपॉन जिसमें से आ रही है, तो किस में जा रही है, एयर में। किस में से आ रही है, तो क्या होना चाहिए था, एयर अपॉन वाटर होना चाहिए था। बट फिर भी नहीं गलत कर पाओगे, गलत करके भी नहीं कर पाओगे। साइन इनवर्स में जो डोमेन होगी वो -1 1 से बड़ी हो जाएगी क्या? ये तो 1 से बड़ा हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है वो ना। ठीक है, तो लिख के भी नहीं गलत कर सकते भाई। तो क्या लिखोगे, 1/4/3। तो कितना हो जाएगा, 3/4। कितनी होती है वैल्यू ये? कुछ भी नहीं होती।
10 में होती है 37, 10 3/4, तो ऐसे थोड़ी 3/4 देखा तो 37 हो गया। सर पता नहीं कितनी होती है, हमको नहीं पता कितनी, ठीक है कितनी हो जाएगी फिर भी लगभग 3/4 कितना होता है 0.75। हाँ 3/4 का मतलब है 0.75 और 1/√2 होता है 0.707, ठीक है। और 1/√2 की वैल्यू कितनी होती होगी 45, तो उससे थोड़ी बड़ी होती होगी, तो ये होती है लगभग 48 डिग्री। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जैसे एक आइडिया दिया कि अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन लेके आ जाएं तो कैसे मार्क करोगे, कौन सा वाला ठीक है, कि किसके आसपास है। ऐसे सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी, 52 ऐसी ऐसी कुछ कुछ वैल्यू डाल दी, तो तुमको फिर आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालूंगा। वो इस हिसाब से देते हैं कि आइडिया से निकालें। हाँ तो ऐसा करके निकाल दूंगा, एग्जैक्ट तो किसको पता है 48 की वैल्यू, ठीक है क्या। चलिए यहाँ तक समझ गए। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा पे इंसिडेंस हो तो क्या होगा। क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा पे हो गया इंसिडेंस के, ये अगली जो लाइट रे जाएगी यहाँ से, ये क्या उसके लिए जो एंगल होगा ये आई, ये तो बड़ा ही होगा आई सी से। तो ये एक स्पेशल एंगल था आई सी, क्रिटिकल एंगल, जिस पे लाइट रे बाउंड्री पे जाती है टच करते हुए, उससे सारी पहले वाली वो दूसरे मीडियम में बाहर निकलती हैं। ये जो आई सी पे पड़ती है वो दूसरे मीडियम में नहीं निकल पाती, बाउंड्री से जाती है। तो उससे आगे जितनी भी लाइट रे पड़ेंगी और विच आर incident at an angle greater than the critical angle, they will not follow the laws of refraction, they will follow the laws of reflection, और ये सारी लाइट रे वापस आने लगेगी इसी मीडियम में, रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में क्या कहते हैं TIR। कि जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम पे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बोर्ड में लिखने को आता है कि लिखना है आपको 2-2 मार्क्स का कुछ भी, ठीक है। बाकी आएगा तो सवाल ही आएगा, है ना, कंपटीशन में कहीं पे आएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, ठीक है। नोट करिए ऐसा, कुछ लिखना है इसके बारे में, 2-4 लाइन लिखूं क्या, समझ जाओगे। स्कूल का एग्जाम तो हो गया अब। यह है एक लाइट सोर्स, तो कितनी लाइट पानी से बाहर जा रही होगी, कितने परसेंटेज, मान लो कितने परसेंट लाइट पानी से बाहर जा रही होगी। ठीक है, H का क्या करोगे, H को H ही कर दोगे, चलो। ऐसा है, पानी है तो तुमको पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, एयर का 1 होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होता होगा वहाँ से लाइट बाहर नहीं जा पाती होगी, बस सीधी चली जाती होगी। इससे आगे जो भी कोई जाएगी वो तो अंदर ही आ जाएगी वापस। तो यहाँ तक की लास्ट लाइट है जो बाहर जाती है, तो ये जाएगी ऐसे करके, ऐसे टर्न हो जाएगी इधर, मैं तो बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। ऐसा है, तो सोर्स से तो सब जगह से निकलेगी लाइट, है ना भाई। ऐसे मान लीजिए नीचे नीचे का पानी हो गया और ऊपर का एयर है, यहाँ पे रखा है, तो ये गिरी एक लाइट जा करके क्रिटिकल एंगल पे फ्लैट हो गई यहाँ से सीधी, सही है। क्या एक उतने एंगल पे इधर भी गिर सकती है, यहाँ पे क्या इधर भी गिर सकती है, क्या इधर भी गिर सकती है, तो क्या यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनेगा ऐसा, ठीक है। तो उस सर्कल में से तो लाइट बाहर आ रही होगी, उस सर्कल के बाहर लाइट बाहर नहीं आ रही होगी, क्योंकि तब TIR हो चुका होगा, सही है। या कोई देखो, अच्छा क्या इसी तरह से एक एंगल इधर भी होगा उतना ही, IC के बराबर, इधर चली जाएगी फिर लाइट, ठीक है क्या। तो ये तो मैं 2D में देख रहा हूँ, सिर्फ 2 ही लाइन खींच सकता हूँ मैं, बट आप 3D में देखोगे तो क्या आप ऐसे करके पूरा एक कोन बना सकते हो उतना एंगल पे पड़ने वाला। तो ये जो सर्कल होगा इसमें से लाइट बाहर जा सकती होगी, लेकिन इसके बाद तो सारी ऐसे फ्लैट हो गई ना साइड, और फिर अंदर जाने लगी वापस,
तो यहाँ से मान लीजिए कोई बोट आ रही है, चलिए उसमें एक आदमी बैठा है, ऐसे चली आ रही है, उसको दिखेगा कि यहाँ सोर्स है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास लाइट ही नहीं पहुंची भाई, उसको दिखेगा ही नहीं कि कोई सोर्स है। कब दिखना शुरू होगा उसे? जब वो यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद उसे दिखना शुरू होगा कि हाँ, कहाँ तक दिखेगी लाइट उसको? यहाँ तक। उसके बाद फिर उसे लगेगा कि कोई सोर्स नहीं है। तो या तो ये पूछा जाए मुझसे यहाँ से यहाँ तक कि ये कितनी है भाई, क्या ये उस सर्कल की रेडियस हो गई आर? तो उस सर्कल का आर इज रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आर होगी, ये भी होगी, हाँ जी, ऐसे ये बोल रहा है कि ऐसे निकल रही है ना तो सर्कल में एक ये नहीं, इसको समझो ठीक। ये पानी का ये जो बना ऊपर, पानी के ऊपर जो यहाँ पे सोर्स था, ऐसे कोन की फॉर्म में सारी लाइट यहाँ जाके गिरी, तो क्या वो सारी सेम एंगल पे गिरी हुई जाके? वो ये वाला जो पूरा एरिया हो, बस इसमें से लाइट बाहर जाएगी, बाकी जो लाइट यहाँ पड़ेगी वापस, यहाँ पड़ेगी वापस, इधर पड़ेगी तो वापस। तो सिर्फ ये वाला सर्कल है जो इल्यूमिनेट हो रखा है। इल्यूमिनेट मतलब जो मुझको दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, इसके बाहर अंधेरा है सब जगह पे। लेकिन तो ये वाला जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस, वो कौन सा हुआ? वो वाला, लेकिन वो अगर रेडियस ऊपर लिख रहा से हूँ। तेल निकालनी है तो पहले वो ठीक है, वो तुम निकालो, मैं सवाल थोड़ी करा रहा हूँ, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि हो कैसा रहा है काम। तो आर इज द सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ये वाला, ऐसा सर्कल बनेगा ना ऊपर जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, उसका रेडियस है ये। तो उसका एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। आर कैसे निकालूं बताओ? ये है आई सी, क्रिटिकल इंसिडेंस। तो क्या ये आई सी है, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रही है उनको, आई सी है। तो आर कितना हुआ दोस्त? एच इज इक्वल टू 10 आई सी हुआ गया, सही। और आई सी क्या है? वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वाटर एयर के लिए कितना होता है? साइन इनवर्स 3/4। मैं इसको लिख लूँ साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 10 आई सी की वैल्यू चाहिए मुझको। तो क्या एक ट्रायंगल बना लूँ इससे, ऐसे 3 4, तो ये कितना हो गया? √7, ये हुआ आई सी, सही है। तो 10 आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 10 आई सी की वैल्यू हो जाएगी √7, सॉरी 3/√7, सही कर रहा हूँ क्या? ऐसा यहाँ से क्या मैं आर की वैल्यू रख पाऊँगा? पाई एच 10 आई सी का स्क्वायर, तो कितना हो गया? पाई एच स्क्वायर और 9/7, इतना एरिया हुआ ऊपर का। तो अगर कोई मुझको बोले कि एरिया बता दो कितना है, डायमीटर बता दो कितनी है, तो भाई 2r कर दूंगा, 2h साइन 10 आई सी, ऐसा कर दूंगा। तो ये तो छोटी चीज़ें सब निकल जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि लाइट कितनी आएगी बाहर? हाँ, कंसेप्ट बता दो मुझे, तो मुझे उससे पता लग जाएगा। सही है, स्फीयर मान लेंगे जिसमें लाइट जा रही है, सही बात है। और बस वही परसेंटेज बता दो कि 2 पाई का सर्कल में कितनी जा रही है, तो इतने एंगल में कितनी जा रही है। 2 पाई, तो साइन इनवर्स आई के एंगल में से लाइट जा रही है, हाँ, बाकी बेकार है, नहीं, बाकी अंदर एंगल। सॉलिड एंगल है ये। लेकिन अगर हम सर्कल की परसेंटेज निकाल दें तो स्फीयर की परसेंटेज। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा आंसर मैच होना चाहिए इस चीज़ के साथ के हमको क्या निकालना है दोस्त? लाइट कितनी बाहर जाएगी, है ना। तो लाइट तो इस सोर्स के चारों तरफ पूरे स्फेयर पे बिखरी हुई है, उसमें से इतने वाले इस पोर्शन में कितनी गई है, ऐसा। मैं सवाल बदल रहा हूँ अभी। एक चार्ज है Q और उससे H डिस्टेंस पे एक डिस्क रखी है R रेडियस की, उससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्या यही सवाल है? इसका फॉर्मूला बता दो तो वही लगा दूंगा इसमें। क्या होता है फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। कौन होता है? ये वाला होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये लूँगा, इसकी जगह कौन हो गया? टोटल एनर्जी जो भी थी उसकी, है ना। तो एनर्जी में एनर्जी हो सकती है, पावर हो सकती है।
कि टोटल पावर कितनी थी, पी नॉट थी, उसमें से कितनी बाहर निकली है, इतनी। Q by epsilon naught power की है। नहीं, वो तो फील्ड होता है, वो तो फील्ड को दिखा रहा होता है। मैं यहाँ उसे, जैसे लाइट की रेज जो निकल रही हैं, मैं उनको एनर्जी समझ रहा हूँ। अब एनर्जी लिखना चाहता है, एनर्जी लिख लो, एनर्जी में ही टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर हो गई। तो कितनी पावर बाहर आ रही है ऐसा कुछ पूछा जाए मुझको, तो भाई इस वाले फॉर्मूले से लिखा जाएगा। बोले ये बात समझ पाए, चार्ज के साथ कैसे सेट कर दिया मैंने ये वाली चीज़। तो फ्लक्स पूछा जाएगा मुझको कि फ्लक्स विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द वाटर सरफेस ऐसा, या परसेंटेज ऑफ द लाइट विच इज़ कमिंग आउट, तो इससे निकाल दूंगा मैं। ठीक है, चलो नोट करो। नॉट तो कट ही जाएगा जब परसेंटेज निकालेंगे। हाँ, तो इसलिए परसेंटेज पूछिए, मतलब तो हो गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ऐसा हो गया। तो कितना हुआ ये, पी नॉट माइनस पी कॉस आई सी आ गया, बस इतना है परसेंटेज लाइट जो बाहर आ रही है। तो मतलब सॉलिड एंगल में हम उस तरह नहीं सोच सकते जैसे हम सर्कल में सोचते हैं। कहीं कहीं पर कर भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा ये बात है। फिर तो भाई तेरा वाला तो इस पे भी चलना चाहिए था ना, अलग फॉर्मूला बनाया ना, लेकिन उसका नहीं होता उससे। चलिए नोट करिए। कोएक्सियल केबल है वो कोएक्सियल केबल है जो टीवी के सेट टॉप बॉक्स में पीछे घुसा हुआ है जो। या तो तुम जो इंटरनेट का तार है उसको काट के देखो, उसमें से कुछ धागे धागे से निकलेंगे, बिल्कुल पतले धागे धागे से होते हैं उसमें, वो होता है। या तुमने एक छोटा खिलौना देखा होगा, एक उसमें नीचे तो ऐसा होता है बेसा, ऊपर ऐसा यूँ बाल से निकले रहते हैं। वो जो चमकता है उसमें लाइट जलती है जब, तो जब उसमें लाइट जलती है तो इस पूरे वायर में लाइट नहीं दिखती, इसके टिप पे लाइट दिखती है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। उसमें से लाइट वेव चल के जा रही हैं, लाइट वेव इज ईएम वेव। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है नेट के थ्रू जो जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में से जा रहा है, वो डेटा भी ऐसा ही है। जो हमारा डेटा है इंटरनेट वाला डेटा या मोबाइल वाला डेटा, वो डेटा को आपने पहले ईएम वेव में कन्वर्ट किया, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ईएम वेव में कन्वर्ट किया, और उसको फिर ऑप्टिकल फाइबर पे फेंक के मारा, और वो ऑप्टिकल फाइबर में चलता जा रहा है डेटा। ठीक है, एक वाईफाई है अगर, तो उसकी रेंज कितनी होती है, कहने को तो कहते हैं हम 30 मीटर के आसपास होती है, लेकिन क्या वो ख़त्म हो लेता 10 मीटर में, कि मेरे घर में नीचे लगा हुआ है, मैं छत पे जाऊँ तो नहीं करता वो काम, सही है ना। तो उसकी रेंज इतनी होती है, क्यों, क्योंकि वो तो हर जगह पे डेटा फेंक रहा है, सब जगह पे डेटा फेंक रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जो डेटा लेकर के जा रहा है वो गाइडेड लेके जा रहा है, हर जगह बिखराता नहीं जा रहा। वो वाईफाई ने सारा सिग्नल बिखेर दिया, मेरे घर के उस कोने में कोई नहीं बैठा, लेकिन वहाँ वाईफाई का सिग्नल है, सही है क्या, तो बिखरा हुआ है, तो सारी पावर बिखरी हुई है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर पावर को इकट्ठा करके एक वायर में से ठीक उस जगह ले जाकर छोड़ता है जहाँ पे ज़रूरत है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा कैरी कर सकता है विदाउट लॉसेस, लॉस नहीं होते उसमें। इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करता है कि अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी है समंदर के अंदर से, ठीक है ना। एक सिटी से दूसरे सिटी में डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी होती है हाईवे के किनारे किनारे। तुमने देखे हो बड़े बड़े बंडल होते हैं, वो ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज इतनी मोटी सी होती है वो, और वो जा रही है हाईवे के साथ साथ गड्ढा खोद के नीचे, उसमें से जा रखा पूरा ऑप्टिकल फाइबर। तो वो ऑप्टिकल फाइबर कई बार लोग काट वाट भी देते हैं कि वो सड़क बनाने वाला है, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर काट दिया, तो पूरा नेट बंद है इस जगह का आज। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रहे हैं सब जगह पे। उन केबल में क्या खास बात है, उन केबल में कंस्ट्रक्शन जो है उनका वो खास बात है। इस तरह का केबल है तो बहुत पतला सा, बिल्कुल अपने हेयर लाइन टाइप का होता है, इतना पतला केबल है वो। जूम करूं तो ऐसा दिखेगा कि अंदर का जो है ये वाला, ये एक चीज़ है, इसको कहते हैं कोर। इसके ऊपर एक कवरिंग है, ये इसको कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग काम करती है एक तो सेफ्टी का, कि अगर कोर सीधे ओपन हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, कहीं घिस गया कुछ हो गया तो ऊपर का सरफेस ख़राब हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा, तो फिर इसमें से लाइट बाहर आ सकती है। तो एक तो क्लैडिंग, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर लगा रखी है कि भाई देखो ख़राब नहीं होना चाहिए, कोर में डेटा जाना है, क्योंकि कोर में डेटा कैसे जाएगा, यहाँ से डेटा फेंकोगे इसके अंदर। डेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वोल्टेज सिग्नल होते हैं,
कि जो भी कोई आपका डेटा है उसको पहले वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करो और वो वोल्टेज सिग्नल तुमको फेंकना है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर। कैसे फेंकना है? यहाँ फेंका है ऐसे। अब ये कैसा होता होगा, ये क्या है? ऐसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हुआ, मान लीजिए ऐसा एक केबल हुआ, ठीक है। तो उसकी ये अंदर वाली, ये जो पूरा हिस्सा है, इसको मान लो कि ये कोर है और ये जो थिक वाला है ये क्लैडिंग है। इसमें यहाँ से तुमको फेंकना है ऐसे। तो इस वाले सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे कि बाहर की तरफ आएगा वो। तो नॉर्मल आया ये, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला मीडियम कैसा हुआ? हवा हुई है तो रेयर है। ये किसके अंदर गया? डेंसर के अंदर। किधर जाएगा बताओ? टुवर्ड्स। तो ऐसे जाने का मन था उसका, लेकिन यहाँ कहीं जाके लगेगा ऐसे, सही। यहाँ पे फिर कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसका n1 है, क्लैडिंग का कुछ n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे फिर से नॉर्मल डालो ऐसे। तो ये वाला एंगल हम इंश्योर करेंगे कि ये एंगल ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, जिससे कि ये जो डेटा गया है ये वापस TIR करके इधर आ जाए। फिर यहाँ पे जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही ये होगा। तो ये ऐसे 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 करके चलता रहेगा, कितने ही किलोमीटर तक चलता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगी कोई भी लाइट रे। तो TIR पे काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब कैसे बनाऊंगा इसको? मान लीजिए कोई मुझको कहे कि बताओ ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि TIR होकर डेटा अंदर चलता रहे। इधर से शुरू करूँगा तो यहाँ पे TIR होना चाहिए। यहाँ पे TIR होने के लिए जो एंगल है I, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल इंसिडेंस। तो I शुड बी ग्रेटर देन IC। इस वाले सरफेस के लिए N1 से N2 के लिए क्या होगा? IC बताओ। साइन इनवर्स N2 बाई N1, जिसमें जा रही थी और जिसमें से आ रही थी N2 अपॉन N1। तो ये वाली चीज़ को मुझे क्या ऐसा रखना पड़ेगा, देन ओनली देयर बी सम सॉल्यूशन। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से थोड़ा कम रखना पड़ेगा, जिससे कि डेंसर टू रेयर टाइप का इंसिडेंस हो, तब तो TIR होगा, ठीक है भाई। तो क्रिटिकल जो आई एंगल है वो इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। इधर वापस आओ, तो ये एंगल को क्या कह रहे हो तुम? तो ये होना चाहिए आई एंगल के बाद, ठीक है। ऐसे आओ, ये एंगल कितना हो बताओ? 90 माइनस IC। एक रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। ये एंगल कितना है? 90 माइनस IC। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो अभी। तो ये है रेयर मीडिया, हवा मान लो कि 1 में से आ गई, तो 1 इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू N1 इंटू साइन 90 माइनस IC। N1 साइन 90 माइनस, ये कितना होता है? कॉस IC। तो N1 कॉस साइन कहाँ है और IC कहाँ चला गया? अरे IC क्यों लिखा मैंने? I लिखूंगा ना मैं, हाँ, उससे तो ग्रेटर है ना वो I। तो कॉस, और ये कितना है? I एटलीस्ट कितना हो सकता है? इक्वल टू दिस। तो साइन इनवर्स N2 बाई N1 ऐसा। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ये कि साइन इनवर्स N1 कॉस साइन इनवर्स N2 बाई N1। अब इसमें तुम्हें कुछ कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट थीटा कि मुझे कितने एंगल पे लाइट रेस डालनी चाहिए कि TIR होके अंदर चलती रहे, वो बाहर ना निकले। तो TIR पे काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसकी ये थियोरी है कि हम कैसे निकालते हैं कि कितने एंगल पे डेटा डालना चाहिए कि बाहर ना निकल जाए। हाँ बिल्कुल, वो फिर बनाने वाले फाइन बनाएंगे तो वो बनाने वालों का काम है। हाँ मिरर लगाएं पहले, ऐसा ना महंगा पड़ता होगा। मिरर लगाओगे, फिर पॉलिशिंग करोगे उसके ऊपर, और फिर मिरर को ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सैकड़ों किलोमीटर डेटा लेकर के जाना है। तो अगर वो चीज़ ऐसे हो के कट से टूट गई तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुड़ जाए कुछ भी हो जाए, टूटनी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे वो मुड़ती रहे डेटा भी उसके साथ साथ वैसे ही चलता रहे ऐसे। ये हाँ बिल्कुल है ग्लास का ही, लेकिन रिफ्रैक्शन बेस्ड है।